नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ उतरे गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि नहीं रहना पाकिस्तान के संग, भारत में मिलने की मांग पर पीओके में जबरदस्त प्रदर्शन, सड़कों पर हजारों लोग। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि यूएन में भारत ने फिर पाकिस्तान को धोया, चीन को लेकर कही बड़ी बात। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 14 जनवरी से और कड़ाके की ठंड, -4 डिग्री तक जा सकता है तापमान, साइंटिस्ट भी हैं हैरान। और साथ ही साथ दोस्तों आपको खबर में आगे बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के बीच हाईवे बंद, कई उड़ानें प्रभावित, 10 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हमें बताइए कि क्या अखंड भारत का सपना पूरा होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें पहली खबर आ रही है, पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सबसे ऊपरी इलाके गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी से परेशान इस इलाके के लोग पाकिस्तान सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों से तंग आ गए हैं और अब भारत के साथ आने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दशकों तक पाकिस्तान की सरकारों ने उनके साथ भेदभाव किया और उनके क्षेत्र का शोषण किया। सोशल मीडिया पर प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भारी संख्या में सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि लद्दाख के करगिल जिले में सकरदू करगिल रोड को फिर से खोला जाए और उनकी मांग है कि लद्दाख में उनके जो बाल्टिस्तान के लोग रहते हैं उन्हें उनके साथ मिलकर रहने दिया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नहीं रहना पाकिस्तान के साथ, भारत में मिलाने की मांग पर पीओके में जबरदस्त प्रदर्शन, सड़कों पर हजारों लोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आटे और खाने के सामान के संकट की खबरों के बीच पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। वहां के निवासी पाकिस्तान सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों से नाराज हैं, जिन्होंने कई दशकों तक इस क्षेत्र का शोषण किया है और लोग अब अपने इलाके को लद्दाख में भारत के साथ फिर से मिलाने की मांग कर रहे हैं। इंटरनेट पर कई वीडियो वायरल है जिसमें इस इलाके के लोगों के बीच उपजे असंतोष को देखा जा सकता है और हजारों लोग सड़कों पर उतरकर भारत में मिलने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक वीडियो में गिलगिट बाल्टिस्तान में एक विशाल रैली दिखाई गई है, जिसमें करगिल सड़क को फिर से खोलने और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल जिले में पुनर्मिलन की मांग उठाई गई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत ने फिर पाकिस्तान को धोया, चीन को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, यूएन में सुरक्षा परिषद की एक बैठक में गुरुवार को भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर धोया। भारत ने कहा कि जो देश अपने तुच्छ राजनीतिक फायदे के लिए पड़ोसी देशों में आतंकवाद फैलाते हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान पर ही निशाना साधा है। भारत ने यह भी कहा है कि अब दुनिया के देशों को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए। भारत ने सुरक्षा परिषद की इस बैठक में परोक्ष रूप से चीन की भी सीमा समझौतों का उल्लंघन करने के लिए आलोचना की है। गुरुवार की जापान की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद में खुली चर्चा हुई और इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून का शासन होना चाहिए, जिससे लोगों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को आक्रामकता, आतंकवाद से कोई खतरा ना हो। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 14 जनवरी से और कड़ाके की ठंड, -4 डिग्री तक जा सकता है तापमान, साइंटिस्ट भी हैं हैरान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 14 जनवरी से और कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। 16 से 18 जनवरी के बीच ठंड का पीक रहेगा और लाइव वेदर ऑफ इंडिया के संस्थापक नवदीप दहिया ने उत्तर भारत के मौसम की जानकारी दी है। दहिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्या कहा जाए। मैंने अपने कैरियर में ऐसा नहीं देखा कि उत्तर भारत में तापमान इतना नीचे चला जाए, ये चौंकाने वाला है। 14 से 18 जनवरी के बीच उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में -4 डिग्री से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान रह सकता है। और नवदीप दहिया ने बताया कि 14 जनवरी से कोहरा भी पड़ेगा और इससे रात के तापमान में गिरावट आएगी। अगर कोहरा ज़्यादा दिन रहा तो तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के
के बीच हाईवे बंद, कई उड़ानें हुई प्रभावित और इसी के साथ 10 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार को ताजा हिमपात और बारिश हुई, जिससे श्रीनगर जम्मू कश्मीर राजमार्ग बंद हो गया और घाटी से आने जाने वाले विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है। वहीं प्रदेश के 10 जिलों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रदेश के ऊपरी इलाकों में मध्य से भारी बर्फबारी हुई और जबकि मैदानी इलाकों में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई है। घाटी में बर्फबारी के कारण कई उड़ानें रद्द होने से हवाई यातायात प्रभावित रहा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण श्रीनगर एयरपोर्ट के निदेशक कुलदीप सिंह ने कहा कि लगातार बर्फबारी और कम दृश्यता के कारण उड़ानें अगली सूचना तक निलंबित कर दी गई हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजौरी के दोषियों को जल्द मिलेगी सजा, 3 महीने में तैयार होगा 360 डिग्री एक्शन प्लान, जम्मू में बोले अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर हैं और यहाँ उन्होंने आतंकी घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ बातचीत की और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल बैठक भी की और इसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। अमित शाह ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर में मुस्तैदी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आतंक के खात्मे को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा हुई है। 360 डिग्री सुरक्षा का चक्र बनाने का भरोसा दिलाया गया है। अमित शाह ने कहा कि राजौरी घटना की जांच NIA कर रही है। सरकार ने दोनों घटनाओं की जांच सौंपी है और NIA और जम्मू पुलिस मिलकर इसकी जांच करेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कई सांसदों के टिकट पर चल सकती है तलवार, बीजेपी करा रही है सर्वे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अपने राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत भाजपा ने हरियाणा में भी मिशन 2024 की शुरुआत कर दी है। भाजपा ने देश भर में कमजोर स्थिति वाले जिन लोकसभा सीटों की सूची तैयार की है उनमें हरियाणा की भी कुछ सीटें शामिल हैं। प्रदेश को सभी 10 लोकसभा सीटों पर दोबारा जीत हासिल करने के लिए पार्टी जहां विस्तारकों की लंबी चौड़ी फौज फील्ड में उतारने वाली है, वहीं संगठन और सत्ता के कामकाज को गति प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव वाले सोनीपत संसदीय क्षेत्र का दौरा करते हुए न केवल लोकसभा स्तर की पहली रैली करेंगे बल्कि पार्टी के असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं को गले लगाते हुए केंद्रीय व राज्य सरकार के मंत्रियों, मौजूदा सांसदों और विधायकों के साथ साथ पराजित उम्मीदवारों को मिशन 2024 में जीत हासिल कराने के मंत्र देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिशन 160 पर JP नड्डा भी जुटे, बंगाल से शुरुआत, अमित शाह भी इस महीने 11 राज्यों के दौरे पर। जी दोस्तों, भाजपा के मिशन 160 पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी जुट गए हैं और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर JP नड्डा 19 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने की तैयारी में हैं। पार्टी अध्यक्ष नड्डा के लिए नदिया जिले के कृष्णानगर शहर में एक दिन के दौरे की योजना बनाई जा रही है। बीजेपी के शीर्ष पदाधिकारियों की माने तो नड्डा के बंगाल दौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बंगाल दौरे पर नड्डा इस्कॉन मंदिर जाने के साथ साथ एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा संगठन की एक बैठक होगी जिसमें नड्डा शिरकत करेंगे। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 11 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। शाह का यह दौरा इसी महीने यानी जनवरी में ही होनी है और पार्टी की ओर से इसे लोकसभा प्रवास नाम दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी का मिशन तेलंगाना करेगी 11,000 जनसभाएं, अमित शाह का दौरा जल्द। जी दोस्तों, तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होगा और चुनाव को देखते हुए केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अगले महीने से तेलंगाना में एक बड़ा चुनावी अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत उसकी ओर से 11,000 से ज्यादा रैलियां आयोजित करने की योजना है और इसी महीने 28 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना पहुंचेंगे। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने आगामी चुनाव की तैयारियों पर बात की और तरुण चुग ने कहा कि हम 9,000 शक्ति केंद्रों में 11,000 रैलियों के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। फरवरी के मध्य तक हम अपने राज्य और जिले के नेताओं के जरिए इन जनसभाओं को शुरू कर देंगे और इसके बाद की रैलियों के बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी 119 विधानसभाओं में भी इसी तरह की रैलियां करेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीमा सुरक्षित, सेना किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार, चीन सीमा को लेकर आर्मी चीफ का बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चीन से चल रहे तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि उत्तरी सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है और भारतीय सेना किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। इसके अलावा आतंकवाद को लेकर उन्होंने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन जारी है। चीन सीमा को लेकर जनरल मनोज पांडे ने कहा कि चीन से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत जारी है। उत्तरी सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है, सेना किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों पर कहा कि ज्यादातर राज्यों में शांति है।
है। आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उत्तरी सीमा पर हालात स्थिर है लेकिन अप्रत्याशित है। वहीं चीन के साथ बातचीत को लेकर कहा कि टेबल पर बातचीत के दौरान 7 में से 5 मुद्दों का समाधान किया गया। तैयारियों के संदर्भ में पर्याप्त उपाय किए गए हैं और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में सीज फायर को लेकर कहा कि वहां भी हालात ठीक हैं लेकिन आतंकवाद को सीमा पार से समर्थन जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ रहा है गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ लोग फिर से सड़कों पर आ गए हैं। कारगिल का द्वार खोलकर भारत में मिलाए जाने की बात की जा रही है और इस बार विरोध कर रहे गिलगिट बाल्टिस्तान के नागरिकों ने उनके इलाके को भारत में शामिल करने के नारे लगाए हैं। उनके नारे हैं कि आर पार जोड़ दो, कश्मीर का द्वार खोल दो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारे फैसले इस्लामाबाद की सरकार नहीं लेगी और ना ही हम इनको इजाजत देंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में फैसला यहाँ की जनता ही करेगी। पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि सन 1947 से ही पाकिस्तान सरकार उनके लोगों पर अत्याचार कर रही है और यहाँ की सेना ने गैर कानूनी तरीके से अपनी जमीनों पर कब्जा कर लिया है। गिलगिट बाल्टिस्तान में 1974 को एक कानून खत्म करके पाकिस्तान के हर नागरिक को यहाँ पर जमीन खरीदने का अधिकार दे दिया गया था। साथ ही लोग अवैध टैक्स, बढ़ती महंगाई और कम होते रोजगार के विरोध में भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान में खालसा सरकार टैक्स थोपा गया और इसका मतलब है कि गिलगिट बाल्टिस्तान की कोई भी बंजर भूमि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के शिविर स्थापित करने के लिए स्वचालित रूप से गिलगिट बाल्टिस्तान सरकार को दे दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ब्रिटेन में परमाणु बम बनाने का सामान मिलने से हड़कंप, पाकिस्तान ने दी ये सफाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर परमाणु बम बनाने में काम आने वाले खतरनाक यूरेनियम से भरा एक पैकेज पकड़े जाने से हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट्स में पकड़े गए यूरेनियम को लेकर कहा जा रहा है कि इसे पाकिस्तान से भेजा गया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद पाकिस्तान ने अपनी ओर से सफाई पेश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान को लेकर जो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है वो सच नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलोच ने कहा कि हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी है, हमें पूरा भरोसा है कि ये रिपोर्ट सच्ची नहीं है। विदेशी मंत्रालय की प्रवक्ता ने आगे कहा कि ब्रिटेन की ओर से आधिकारिक तौर पर भी इस तरह की कोई जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा नहीं की गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार, प्रदेश भर की 90 सीटों के लिए प्रभारी किए गए तय। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चुनावी वर्ष में प्रदेश भाजपा ने मिशन जम्मू कश्मीर के तहत आगामी चुनावों में विजय हासिल करने के लिए व्यापक पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी 5 लोकसभा सीटों के तहत ही विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए प्रभारी तय कर दिए गए हैं। साथ ही हिदायत दी गई है कि प्रभारी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में महीने में कम से कम 8 दिन प्रवास करेंगे और इसके अलावा विस्तारकों और संयोजकों की भी नियुक्ति कर दी गई है। विस्तारक संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में ही रहेंगे और संयोजक स्थानीय नेताओं को बनाया गया है। राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष की मौजूदगी में प्रभारियों, विस्तारकों व संयोजकों के नाम की घोषणा की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी की सुरक्षा में चूक, रोड शो के दौरान बैरियर कूद के PM तक पहुंचा शख्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के हुबली में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। हुबली में रोड शो के दौरान एक शख्स PM मोदी की सुरक्षा घेरा को तोड़कर उन्हें मिलने, माला पहनाने के लिए उनकी कार की तरफ दौड़ गया था। जैसे ही पुलिसकर्मियों की उस पर नजर पहुंची, उन्होंने उसे खींचकर पीछे हटाया। जी हां दोस्तों, PM मोदी की सुरक्षा में चूक का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक शख्स अचानक बैरियर से कूदकर PM मोदी के काफी करीब पहुंच गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। TMC नेता के पास निकला नोटों का पहाड़, आयकर के छापे में 10 करोड़ से ज्यादा रुपए हुए बरामद। बंगाल से बड़ी खबर। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर नोटों के पहाड़ ने दस्तक दे दी है। पार्थ चटर्जी और उनसे जुड़े शिक्षा घोटाले के बाद अब फिर TMC विवादों में है। मुर्शिदाबाद में TMC विधायक जाकिर हुसैन के घर से 10.90 करोड़ रुपए बरामद हो गए हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को देर रात जाकिर हुसैन के घर, उनकी कई फैक्ट्रियों पर रेड डाली थी और इस रेड के दौरान ही इतना कैश बरामद हुआ है। विधायक जरूर दावा कर रहे हैं कि उनके पास इस कैश से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, लेकिन एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुल 28 जगहों पर रेड मारी थी और उस रेड के दौरान 15 करोड़ रुपए बरामद
बरामद किए गए हैं। वहां भी 11 करोड़ रुपए तो अकेले मुर्शिदाबाद से मिले हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 की तैयारी में सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी सांसद और विधायकों के साथ ताबड़तोड़ बैठक, लिया जमीनी फीडबैक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस बार लोकसभा चुनाव के लिए टारगेट 80 पर काम कर रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी 2024 के लिए बीजेपी की जमीन सजाने में जुटे हुए हैं। बीजेपी सांसद और विधायकों से जमीनी फीडबैक ले रहे हैं और इसके अलावा स्थानीय विकास योजनाओं के जरिए भी माहौल बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। सीएम योगी के शेड्यूल का बड़ा हिस्सा पिछले कुछ दिनों से बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक में बीत रहा है। सीएम योगी ने 3 दिन में 8 मंडलों के बीजेपी विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की और इस दौरान हर जिले की बड़ी योजनाओं जैसे कि स्मार्ट सिटी, मेडिकल कॉलेज, बस स्टेशन और बड़े प्रोजेक्ट उन पर फीडबैक लिया है। साथ ही उन्हें इन परियोजनाओं की निगरानी करने और समय से पूरा कराने के लिए सक्रिय होने को कहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी बोले, हर क्षेत्र में रखी गई मजबूत बुनियाद, युवाओं की उड़ान के लिए रनवे तैयार। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 12 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन किया और इससे पहले उन्होंने रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। हुबली में युवा महोत्सव के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया और उन्होंने कहा कि उठो जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। जहां दोस्तों, हुबली में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की बड़ी घटना भी देखने में आई। रोड शो के दौरान एक शख्स अचानक उनके वाहन के नजदीक पहुंच गया और उन्हें माला पहनाने की कोशिश की। हालांकि सतर्कता बरतते हुए पीएम की सुरक्षा में तैनात जवान उसे किनारे खींच ले गए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जिस महंगाई से पूरी दुनिया त्रस्त, भारत ने पा लिया काबू। दिसंबर में साल के सबसे नीचे पहुंची महंगाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि महंगाई के मोर्चे पर सरकार को और जनता को बड़ी राहत मिली है। खुदरा महंगाई दर पिछले 1 साल में सबसे नीचे पहुंच गई है और जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 5.72% पहुंच गई है। इससे पहले नवंबर में ये 5.88% थी। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर शहरी इलाकों में सीपीआई में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और नवंबर में महंगाई दर 5.68% थी, जो दिसंबर में घटकर 5.39% पर आ गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत 7 साल में बन सकता है $7,000 अरब की अर्थव्यवस्था, सीईए ने कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वर ने उम्मीद जताई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार अगले 7 साल में बढ़कर $7,000 अरब हो सकता है। सीईए ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था 2022-23 के अंत तक मौजूदा कीमतों पर 3500 अरब अमेरिकी डॉलर की हो जाएगी और सरकार ने पहले 2025 तक देश को $5,000 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुरक्षा एजेंसियों ने तेज कर दी ढांगरी आतंकी हमले की जांच, 50 संदिग्धों को हिरासत में लेकर किया पूछताछ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजौरी जिले के ढांगरी में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले के सिलसिले में पूछताछ के लिए अब तक 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। संदिग्धों से कड़ी पूछताछ की जा रही है और सूत्रों के अनुसार पूछताछ में अहम सुराग हाथ लगे हैं। ये भी साफ हो गया है कि ढांगरी में हमले को अंजाम देने वाले आतंकी पहले से राजौरी कस्बे में मौजूद थे। हालांकि हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान 9वें दिन भी जारी रहा। अधिकारियों ने बताया कि 1 जनवरी की शाम को गोलीबारी और 2 जनवरी की सुबह आईईडी धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई थी और 14 अन्य घायल हो गए थे। अधिकारियों ने कहा कि हमले के बाद प्रशासन ने घुसपैठ के संभावित मार्गों पर निगरानी रखने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों और सीमा ग्रिड वाले विलेज डिफेंस गार्ड को मजबूत किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अफगान विदेश मंत्रालय के बाहर फिदायीन हमला, अंदर चीन से चल रही थी बैठक, 20 की मौत। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भीषण बम धमाका होने की खबर है। ये बम विस्फोट अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के बाहर हुआ है। अफगान मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बम धमाके में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर है। बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए हैं और ये बम धमाका ऐसे वक्त में हुआ जब अफगान विदेश मंत्रालय के अंदर चीनी अधिकारियों के साथ तालिबान की अहम बैठक चल रही थी। अब तक ये सामने नहीं आया है कि किस आतंकवादी संगठन ने यह हमला किया है। इसके अलावा किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी भी नहीं ली है। वहीं आपको बता दें कि एएफपी से बातचीत में एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि इस धमाके में कितने लोग मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं, लेकिन मैंने देखा कि एक शख्स ने खुद को उड़ा लिया। ये बम धमाका उस हमले के ठीक 3 दिन बाद हुआ है जब बम ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो गई थी और 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। रुक करते हैं
अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान के गृह मंत्री के ऊपर फेंके गए जूते, पंजाब विधानसभा के बाहर हुआ हमला। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के आंतरिक गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के ऊपर मंगलवार को जूते से हमला कर दिया गया और यह हमला तब हुआ जब वो अपनी कार से पंजाब विधानसभा की बैठक से निकल रहे थे। हालांकि कार का शीशा लगने से उन्हें किसी तरह की चोट नहीं आई है और अभी ये पता नहीं चला है कि हमला किसने किया। पुलिस जांच में जुट गई है और इस घटना का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान में किसी नेता पर हमला किया गया हो। इससे पहले कई नेताओं पर जूते और स्याही से हमला किया गया है। साल 2023 के पहले दिन पाकिस्तान के गवर्नर कामरान टेसरी पर एक शख्स ने जूते से हमला कर दिया और यहाँ 11 मार्च 2018 को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर लाहौर में एक व्यक्ति ने जूते से हमला किया। उस वक्त नवाज शरीफ मदरसे के एक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने और भाषण देने जा रहे थे। 2018 में ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ अपने खल सियालकोट स्थित घर पर PMN के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उनके बगल में खड़े हुए एक बूढ़े व्यक्ति ने विदेश मंत्री के चेहरे पर स्याही मल दी।